सो हे एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ मी एकता मिश्रा। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 11 जो कि पार्ट सेकंड है और हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट सेकंड यानी सेकंड लेक्चर को। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किन किन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ वी नो from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools। तो देखिए, अभी हम जितना भी डिस्कशन करके आए हैं ऊपर, ठीक है, उससे हमें एक चीज़ पता चल गई है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए यानी परफॉर्म करने के लिए हमें इन टूल्स की ज़रूरत होती है। और ये टूल्स कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होता है जो डीएनए को क्या करता है, कट करता है। दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे बात हो रही है डीएनए पॉलीमरेज की। आपको पता है जो प्लाज्मिड होता है उसको डिवाइड करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। तीसरा हमारा है लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। डीएनए लाइगेज दो डीएनए को आपस में जोड़ता है। चौथा हमारा है वेक्टर। तो वेक्टर मेनली यहाँ पे प्लाज्मिड होते हैं और प्लाज्मिड फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। पांचवा है हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल्स। तो इनमें से कुछ टूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टूल आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो अटैक करता है किस पे, बैक्टीरिया पे। और वो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज हो जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है हमारा। ठीक है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज एक क्या होता है, वायरस होता है जो अटैक करता है बैक्टीरिया पे। अब यहाँ पर हमने बैक्टीरिया यानी ई कोलाई को लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई कोलाई। ठीक है, अब बैक्टीरिया मतलब अब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में आता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर बैक्टीरिया अंदर क्या करता है, ग्रो करता है। तो देखिए, ये बैक्टीरियोफेज कहाँ आ जाएगा, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में आ जाएगा और क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्केरिशिया कोलाई वर आइसोलेटेड। तो 1963 में दो एंजाइम ढूंढे गए थे और ये दोनों एंजाइम की वजह से जो बैक्टीरियोफेज है वो ई कोलाई या फिर बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहा था। मींस ये दोनों एंजाइम बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक दे रहे थे। अब इन एंजाइम में ऐसा क्या था, इसको देखते हैं। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। तो देखिए, पहला जो एंजाइम है वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए पे। देखिए, जो एंजाइम डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड करता है उस एंजाइम को बोलते हैं डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है जो मिथाइल ग्रुप को डीएनए में क्या करता है, ऐड कर देता है। फिर ये मिथाइल ग्रुप एडेनिन या साइटोसिन से जाकर जुड़ जाता है। उससे क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मींस आरएनए नहीं बनता। अब आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, जिस वजह से जो बैक्टीरियोफेज है वो उसका क्या होगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वाइल द अदर कट डीएनए। तो जो दूसरा एंजाइम है वो डीएनए को ही क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है और इस वजह से बैक्टीरिया का क्या हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, the first restriction endonuclease, Hind second, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 year later। तो जो सेकेंड एंजाइम था जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखो, जो हिंद सेकेंड है उसको उसकी जो फंक्शनिंग है, ठीक है,
जो हिंद सेकंड है उसकी जो फंक्शनिंग है वो कुछ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड करती है, जिसको आइसोलेट और कैरेक्टराइज्ड किया गया 5 साल बाद। ठीक है। It was found that Hind second always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। हमें पता है कि हिंद सेकंड एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है। तो ये जो हिंद सेकंड है ये डीएनए को 6 बेस पेयर के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को ढूंढता है और फिर वहाँ पे जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। ठीक है। दिस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद सेकंड। तो उस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड हिंद सेकंड टुडे वी नो more than 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strain of bacteria, each of which recognize different recognition sequence। तो देखिए हिंद सेकंड के अलावा हमारे पास लगभग और 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 230 डिफरेंट स्ट्रेन की 230 डिफरेंट बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, यानी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से क्या किए गए हैं, निकाले गए हैं। तो जो हिंद सेकंड है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बैक्टीरिया से निकाला गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना क्या है आपको कि जो हिंद सेकंड है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe नामक बैक्टीरिया से क्या किया गया है, निकाला गया है। ठीक है, अब क्या है, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो हमने पढ़ा हमारे पास 900 डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं और हर डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस का डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। मींस हर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में अलग अलग जगह पर जाकर क्या करता है, कट मारता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इन द फर्स्ट letter of name comes from genus and the second two letter comes from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम होते हैं उसके नाम या फिर उसका नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं जो यहाँ पे दिया गया है EcoR फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये आई दिख रहा होगा बट ये एक्चुअली आई नहीं है, ये रोमन नंबर का फर्स्ट है। ठीक है, तो EcoR फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, EcoR1 कम फ्रॉम, कहाँ से आया है, एस्केरिशिया कोलाई RY13। ठीक है, EcoR फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये हमें एस्केरिशिया कोलाई RY13 से मिलता है। तो ये साइंटिफिक नेम है बेसिकली बैक्टीरिया का। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम में जो पहला वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, दूसरा वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को, और ये जो तीसरा है RY13 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन को। तो जो EcoR फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमें एस्केरिशिया कोलाई की RY13 स्ट्रेन से मिलता है। ठीक है, इन EcoR फर्स्ट द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो जो लेटर R है वो कहाँ से डिराइव किया गया, स्ट्रेन से। ठीक है, रोमन नंबर ऑफ फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए ये जो रोमन नंबर में 1 लिखा है उसका मतलब कि एस्केरिशिया कोलाई की जो RY13 स्ट्रेन है उससे जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकला था वो EcoR1 था। ठीक है, अब EcoR1 के बाद मान लो कोई और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढा गया तो उसका नाम रख दिया जाएगा EcoR सेकंड। ठीक है, उसके बाद कोई तीसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढ लिया गया तो उसका नाम रख दिया जाएगा EcoR थर्ड। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस।
तो अब न्यूक्लियस के अंदर कई सारे एंजाइम आते हैं, ठीक है। इनमें से एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है बेसिकली, देखिए न्यूक्लियस NuCle, अब इसका मतलब हो जाता है ये यहाँ पर हमारा DNA या फिर RNA से इसका क्या है मतलब रखा जा रहा है, या तो ये DNA से मतलब रखा जा रहा है तो RNA से, ठीक है। उसके बाद जो एजेस लगाया जा रहा है, एजेस मीन्स क्या होता है, कट या फिर ब्रेक करना, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को कट या फिर ब्रेक करता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को यानी DNA या फिर RNA को कट या फिर ब्रेक करता है, ठीक है। तो इन न्यूक्लियस के अंदर कई सारे एंजाइम आते हैं, इनमें से एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑफ टू काइंड, पहला है एक्सोन्यूक्लियस और फिर दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA। जो एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो DNA को कट करता है, कहाँ पे, एंड पे, टर्मिनल पोजीशन पे। देखिए जैसे कि क्या हो गया, एक सेकंड, ये आपका हो गया 3-5- और ये आपका हो गया 5- to 3-। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो DNA को कट करेगा उसके एंड पे, यहाँ पे कट मारेगा, यहाँ पे कट मारेगा, यहाँ पे कट मारेगा, यहाँ पे कट मारेगा, यानी टर्मिनल पोजीशन पे कट मारेगा, बीच में कट नहीं मारेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA। अब जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है बेसिकली, वो कहाँ पे कट मारता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है। जबकि एंडोन्यूक्लियस DNA के कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं। इन स्पेसिफिक पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिनेशन सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ आर DNA सीक्वेंस। अब देखिए जो DNA न्यूक्लियस है वो काम कैसे करता है, DNA में एक तरफ से DNA सीक्वेंस को चेक करना शुरू करता है, ठीक है। और ये क्या चेक करेगा, स्पेसिफिक रिकॉर्डिनेशन सीक्वेंस को, और जैसे ही इसको स्पेसिफिक रिकॉर्डिनेशन सीक्वेंस मिलेगा वो बाइंड हो जाएगा वहीं पे और कट करेगा, ठीक है। वंस इट फाइंड एट स्पेसिफिक रिकॉर्डिनेशन सीक्वेंस, जैसे उसको स्पेसिफिक रिकॉर्डिनेशन सीक्वेंस मिल जाएगा, इट विल बाइंड टू द DNA, वो DNA से बाइंड कर जाएगा एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन। और फिर ये क्या करेगा, दोनों यानी डबल हेलिक्स DNA को क्या करेगा, कट कर देगा। अब यहाँ पे लिखा है सुगर फॉस्फेट बैकबोन। देखिए जैसे ये आपका हो गया DNA, तो ये क्या होता है, सुगर फॉस्फेट बोन होता है, क्योंकि इसी से तो एडेनिन आपका, गुआनिन, ठीक है, थाइमिन लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यही आपका हो गया सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड इन द DNA। तो देखो अभी तक हम हमने ऊपर पढ़ा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो DNA में कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढता है। अब ये जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या करते हैं, सीक्वेंस पे क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोमिक का क्या मतलब होता है बेसिकली, देखिए पैलिंड्रोम कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपका मलयालम। मलयालम को आप अगर आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भी मलयालम आएगा, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो भी मलयालम आएगा, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक वर्ड्स को आप या तो फिर आगे से पढ़ेंगे या फिर पीछे से पढ़ेंगे, दोनों का वर्ड सेम ही आएगा, मतलब जो मीनिंग निकलेगी वो सेम ही निकलेगी बेसिकली, ठीक है। द पैलिंड्रोम इन DNA is a sequence of base pair that read same on the 2 strand
2 strands when orientation of reading is kept the same। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, दोनों स्ट्रैंड को 5 डैश से 3 डैश जो भी यहाँ पे है एग्जाम्पल दिया गया है, 5 डैश से 3 डैश तक अगर हम GAATTC को पढ़ रहे हैं तो वहीं पे 5 डैश से 3 डैश तक हम क्या पढ़ रहे हैं, GAATTC को, यानी सेम वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना है, दोनों स्ट्रैंड को 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, क्या होगा, मीनिंग सेम निकलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome site। अब देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो कभी भी पैलिंड्रोमिक साइट के बीच में कट नहीं करता है, वो थोड़ा सा दूर हट के कट मारता है। ठीक है, बट बिटवीन द सेम 2 बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे G है और A है, इधर भी क्या हो गया, G है और A है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो दोनों स्ट्रैंड पे कट करते हैं, बट ये कहाँ पे कट करेंगे, बिटवीन द सेम बेसिस मीन्स GA के बीच में। तो GA के बीच में इधर कट मारेगा और GA के बीच में इधर कट मारेगा। ठीक है, तो अब जो कट लगता है, कट लगने के बाद क्या हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन बन जाता है एंड में। ठीक है, मतलब क्या बनेगा, GCTTAA। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, आपका सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड। तो एंड में क्या मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन, यानी यही मिलेगा। देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन द ईच स्ट्रैंड। तो दोनों स्टैंड पे ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं। दीज आर नेम सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। अब इसको स्टिकी एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ठीक है, This stickiness of end facilitate the action of enzyme DNA ligase। तो स्टिकी एंड बनने से क्या होगा, जो DNA ligase है उसका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही स्टिकी एंड बन गया है तो जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ DNA। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है ताकि रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बनाया जा सके। ठीक है, विच आर कंपोज्ड ऑफ DNA फॉर्म डिफरेंट सोर्स और जीनोम। तो जो रिकॉम्बिनेंट DNA होता है उसमें जो डिफरेंट DNA होते हैं, जो डिफरेंट सोर्स या जीनोम के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट DNA होता है उसमें डिफरेंट DNA होते हैं और वो डिफरेंट सोर्स या फिर जीनोम के हो सकते हैं बेसिकली। व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट DNA फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। तो देखिए, अगर हम फॉरेन DNA या फिर वेक्टर DNA को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड बनेगा, जिससे आसानी होगी क्या करने के लिए, ऐड अप होने के लिए, जुड़ने के लिए। ठीक है, एंड दीज कैन बी जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग DNA लाइगेज। उसके बाद दोनों DNA लाइगेज की मदद से क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर द सोर्स DNA विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ नहीं करेंगे हम तो कभी भी रिकॉम्बिनेंट DNA या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं बन सकेगा। ठीक है।